Good morning, everyone. Today is 9th of February 2022 और डे है वेंसडे। तो चलिए आज के जो जीके के क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ जो वो जानने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आज हम बात करेंगे कि मेडिसिन में जो वो आपने सुना होगा 120/80, ठीक है, 120/80 जो वो किसके लिए हम लोग डिनोट करते हैं। क्या नॉर्मल पल्सी का जो भी फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है, कि नॉर्मल हियरिंग होती है, कि नॉर्मल विजन के लिए यूज करते हैं, या नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे कि नॉर्मल पल्सी जो वो एक ह्यूमन की जो वो कितनी हो सकती है। ठीक है, नॉर्मल हियरिंग की बात करेंगे, नॉर्मल विजन की भी बात करेंगे, कितना दूर हम देख सकते हैं, कितना नज़दीक तक हम देख सकते हैं, वो सभी जो वो डिस्कस करेंगे। ब्लड प्रेशर जो वो नॉर्मल ह्यूमन का जो वो कितना रहता है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे जो वो स्वामी रामानुजाचार्य की जो वो आपको मूर्ति दिख रही होगी, जो कि हैदराबाद में बनाई गई है, जिसका उद्घाटन जो वो अभी नरेंद्र मोदी ने जो वो 5 फरवरी को जो वो किया है। इसकी वीडियो जो वो आपको सुबह मिल गई होगी। अगर आपने नहीं देखी तो इसको भी आप ज़रूर देख लें। इसमें जो वो हमने कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो वो मैंने बताए हैं आपको, कि कैसे कौन थे रामानुजाचार्य, कहाँ से थे, और भी कई सारी जो वो इस मूर्ति के बारे में जो विशेषता मैंने बताई थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम बात करेंगे आज की महात्मा गांधी को जो वो किसने ये जो वो एडवाइस दी थी, कि आप जो वो किसी भी कोई भी मतलब कि पहले जो वो जब आप इंडिया जाओगे तो आपने जो वो वहाँ पे जो वो पहले तो टूर करना है। 2 साल तक जो वो इंडिया को समझना है पहले। उससे पहले जो आपने कोई भी मूवमेंट नहीं करना है, कोई भी आंदोलन नहीं करना है। तो ये जो वो सलाह किसने दी थी, तो ये जो वो इनके जो भी इनके राजनीतिक गुरु, जो भी महात्मा गांधी जिनको भी मानते हैं, उन्होंने जो वो इनको बोला था। तो इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एनी बेसेंट के बारे में देखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन मेडिसिन विच ऑफ दिस इज यूजुअली डिनोटेड बाई 120/80 फॉर एन एडल्ट। तो एडल्ट में जो वो हम लोग एक नॉर्मल जो भी ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, उसका जो भी रेट रहता है, उसकी जो भी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी रहती है, वो जब वो 120 से 180 तक रहती है। ठीक है, ये जो 120 यहाँ पे लिखा हुआ है, जो 120 यहाँ पे लिखा है, इसको जो वो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 120 और 80, ठीक है। ये जो 120 है, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक, और एक होता है डायस्टोलिक। एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। देखिए हमारी वीडियो में जो कोई ज़्यादा जैसे स्लाइड्स नहीं होती है, ठीक है। आप जो वो इसको ऐसे सुने ऑडियो लेक्चर की तरह, ठीक है, आपको जो वो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, आप सिर्फ सुनेंगे तब भी जो वो आप तब भी आपको जो बहुत कुछ मतलब कि जानने को मिलेगा। ज़्यादा देखने को नहीं है, क्योंकि ज़्यादा स्लाइड्स नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा लिखता भी नहीं हूँ, एक जो वो सिस्टोलिक बीपी होता है और एक जो वो डायस्टोलिक बीपी होता है। देखिए जो हमारे जैसे लो ब्लड प्रेशर हो गया या हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो जो वो कई सारी बीमारियों के जो वो सिम्टम हो सकते हैं। तभी तो जो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो जो वो सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर बीपी चेक करता है, या आपकी पल्सेस चेक करता है। ठीक है, तो बीपी में जो वो कई सारी बीमारी हो सकती है, जैसे लीवर की बीमारी हो सकती है, किडनी की बीमारी हो सकती है, जैसे ब्रेन की हो सकती है, हार्ट की हो सकती है। तो ये सारी बीमारियां हो सकती है, मतलब इसमें जो वो कोई दिक्कत होगी तब जो वो आपका बीपी जो वो नॉर्मल नहीं रहेगा। तो नॉर्मल की जो रेंज है वो कितनी है, 120 180, ठीक है, 120 180 जो नॉर्मल जो भी एडल्ट है, ठीक है, उसका जो वो आपने ये याद रखना है। इसको हिंदी में जो वो रक्तचाप बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। अगर हम बात करें नॉर्मल पल्सेस की, देखिए नॉर्मल जो पल्सेस होती हैं, जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी पल्सेस चेक करेगा। तो देखिए ये जो वो अलग अलग रहती है, ये जो वो अलग अलग रहती है। जैसे जब वो बच्चे ने जन्म लिया तो एक से जो वो 1 महीने तक या 28-29 दिन तक, ठीक है, तो इनका जो नॉर्मल जो भी पल्स रेट रहता है, ठीक है, वो रहता है 100 से 100 से 205 तक जो वो ये रहता है। अगर जो वो 28 दिन से मतलब कि 1 महीने से जो वो 1 मंथ से जो वो 1 ईयर के बीच में जो भी बच्चा है, ठीक है, तो उसकी जो नॉर्मल पल्स रेट रहती है, वो जो वो 100 से अ 100 से एक 190 तक जो वो होती है, ठीक है, इसके बीच में रहेगी, मतलब ये अलग-अलग रहती है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगर 1 ईयर से 2 ईयर की बात करें, तो जो वो 98 से लेकर के 140 तक रहती है, 98 से 140 तक रहेगी, ठीक है। अब अभी जो आप देख सकते हैं अपनी जो भी आपकी पल्स रेट है, वो जो वो कितनी है, जैसे 60-70 जो वो नॉर्मल रहती है, 1 मिनट में जो वो नापी जाती है, 1 मिनट में कितना हो सकता है, ठीक है। अगर 3 ईयर से आगे और 5 ईयर के बीच में बात करें हम लोग, तो 80 से 120 के बीच में रहती है, ठीक है। 1 मिनट में कितनी बार जो वो आपकी जो भी मतलब पल्सेस है वो चलेगी, ठीक है। 3 ईयर से 5 ईयर। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे मैंने बात की 1 से 28 डेज़ की, सॉरी, 1 से लेकर के वो 28 डेज़ का जो भी बच्चा होगा, उसमें जो वो 100 से 205 तक रहेगा, ठीक है। अब 1 महीने से जो वो 1 साल तक
के बीच में जो नॉर्मल पल्स रेट रहेगी वो जो वो 100 से 190 के बीच में होगी। 100 और 120 जो भी इसकी रेंज है। और 1 ईयर और 2 ईयर, 1 ईयर से 2 ईयर के बच्चे में जो वो 98 से लेकर के 140 नॉर्मल रहेगी। और 3 ईयर से अगर मैं बात करूँ, 3 ईयर, 5 ईयर, तो उसकी जो वो 80 से 120 रहती है नॉर्मल। ठीक है। अगर हम 6 ईयर से आगे चले जाएं, जैसे 6 ईयर से जो वो 11-12 ईयर तक, ठीक है, तो उसकी रहती है 75 से लेकर के 118 तक। अगर इसके बाद बात करें कि 12 साल से जो वो लगभग जब तक वो मर नहीं जाता, या 12 साल से जो वो 60-70 साल तक जो वो उसकी जो भी नॉर्मल रहती है वो जो वो 60 से 100 के बीच में होगी। तो आप अगर 12 से 60 के बीच में है, ठीक है, तो आपकी जो भी नॉर्मल पल्स रेट होगी वो 60 और 100 के बीच में ही रहेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इससे ज़्यादा होगी तो वो जो वो नॉर्मल नहीं मानी जाएगी। तो 60 और 100 के बीच में रहती है। तो इसको जो भी जो वो आप याद रख सकते हैं। हमने बात की नॉर्मल पल्स की। नॉर्मल हेयरिंग की बात करते हैं। देखिए, नॉर्मल हेयरिंग जैसे कोई चीज़ जो वो हमें जैसे नहीं सुनाई दे रही, जैसे डॉक्टर जो वो स्टेथोस्कोप का जो वो यूज़ करता है, क्योंकि उसको जो वो कुछ ऐसी आवाज़ें हैं वो सुनाई नहीं देगी। वो जो वो आपकी नॉर्मल जो भी आपकी हेयरिंग है उसके बस की बात नहीं है। ठीक है। तो कितनी होती है नॉर्मल हेयरिंग? ठीक है, जैसे स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं हम लोग, जो वो जैसे आपकी जो उसको जो वो कहाँ पे लगाते हैं, जैसे दिल के साथ लगाते हैं तो आप धड़कन सुनते हैं। ठीक है, डॉक्टर जो वो धड़कन सुन पाता है। तो वहाँ पर भी हम लोग जो वो, क्योंकि हम लोग जो वो यहाँ वहाँ पे कान लगा करके क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि हमारी जो भी नॉर्मल हेयरिंग है वो उतनी नहीं है। वो जो वो 20 हर्ट्ज से कम है। ठीक है। तो हमारी जो नॉर्मल जो ह्यूमन है उसकी जो भी हेयरिंग होती है नॉर्मल, तो वो होती है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो वो इसकी रेंज रहती है। तो बाकी ये जो वो एज के साथ साथ जो वो कम कम होती रहती है। ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जब बच्चा होता है कोई, तो उसकी जो वो थोड़ी-सी ज़्यादा रहती है, हमारी 20,000 तक रहती है, उसकी जो वो 25,000 के आस-पास तक जो वो रेंज रहती है, उसकी थोड़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है? जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, लेकिन जो नॉर्मल होगा 20-25 साल के आस-पास, उसकी जो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ तक जो वो उसकी रेंज होगी, ठीक है? बाकी अलग-अलग होती है, बाकी सारे अलग-अलग जीवों में जो वो अलग-अलग होगी। तो इसको भी आप याद रखिए। 20 ये क्वेश्चन भी कई बार जो है एग्ज़ाम पूछा जा चुका है कि नॉर्मल हियरिंग रेट जो वो कितना है, नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी है, तो वो कितनी है? 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़, तो वो जो है वो आपने याद रखना है। अगर कोई साउंड वेव, जैसे कोई साउंड वेव आ रही है, ठीक है? तो उसकी जो साउंड वेव है, वो जो वो अगर मान लो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो जो वो लेस दैन 20 है, तो आप नहीं सुन पाओगे। क्योंकि आपकी क्षमता सिर्फ़ इतनी है कि वो 20 या 20 से ज़्यादा आप सुन सकते हो, 20,000 से कम आप सुन सकते हो, ठीक है? लेस दैन 20 आई कोई साउंड वेव, तो उसको आप नहीं सुन पाओगे, ठीक है? आप क्या, हम लोग जो भी ह्यूमन है, ठीक है? तो नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल विज़न। ठीक है, नॉर्मल विज़न तो आपको पता होगा कि नॉर्मल जो भी विज़न है, जो फार्देस्ट पॉइंट है, मतलब आप कितना दूर देख सकते हो, कितना आप नज़दीक देख सकते हो, ठीक है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न जो वो कितना होता है। तो ये जो आपने पढ़ा होगा, तो मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ इसके बारे में। जैसे आपने जो वो एक पेंसिल को जो वो लीजिए, पेंसिल को हाथ में, आप जब उसको अपनी आँखों से आँखों के जितना नज़दीक ले जा सकते हो, उतना नज़दीक तक पूरा देखने की कोशिश करिए। पर आप वहाँ पे जो वो इमेजिन करेंगे, आप जो वो वहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से अपनी आँखों से जो वो उस तक जो डिस्टेंस है, फिर उसके एक फिक्स डिस्टेंस है, उसके बाद जो वो आप उसको धुंधला-धुंधला आपको दिखाई देगा। ठीक है? फिर जो आपके सर में थोड़ा-सा दर्द होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे जो वो आपको आपको चक्कर आ सकता है। ठीक है? आपको स्ट्रेस जो वो थोड़ा पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो भी नियरेस्ट पॉइंट है, मतलब जहाँ तक आप देख सकते हो, जैसे मेरी आँख जो वो यहाँ पे है, तो नियरेस्ट पॉइंट जो वो मैं यहाँ तक देख सकता हूँ सिर्फ़। अगर आप बहुत नज़दीक ले जाओगे तो वहाँ पे आप नहीं देख सकते हो। तो ये जो नॉर्मल डिस्टेंस होती है, नियरेस्ट पॉइंट होता है, वो जो वो 25 सेंटीमीटर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद रखिए, 25 सेंटीमीटर नज़दीक पॉइंट होता है। आप जो वो इससे नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख सकते। अगर अगर आप आँखों से जो वो कोई चीज़ आपकी 1-2 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 24 सेंटीमीटर नज़दीक हो, तो आप उसको जो वो धुंधला-धुंधला दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आप चाहो तो पेन को जो वो देख सकते हो, पेन को अभी मैं भी जो वो पेन को नज़दीक ले जाकर के जो वो देख रहा हूँ, मैं जो वो 25 सेंटीमीटर तब तक जो डिस्टेंस नहीं होगी आँखों से, तब तक जो वो उसको अच्छे से नहीं देख पाऊँगा। ये तो थी नज़दीक वाली पॉइंट की 25 मीटर, सॉरी मीटर नहीं, सेंटीमीटर याद रखिए, सेंटीमीटर। मीटर तो बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं फारदेस्ट पॉइंट, मतलब आप कितना दूर देख सकते हो, आपकी आँखें कितना दूर तक देख सकती हैं। तो इसका आंसर होगा इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइन्ड, ठीक है? मतलब कि हम लोग जो वो इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, हम लोग उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते, बहुत दूर देख सकते हैं हम लोग। क्योंकि हम आप लोगों ने जो वो सूरज को देखा होगा, चाँद को देखा होगा, रात को तारे दिखते हैं, तो तारे भी बहुत दूर है, सूरज बहुत दूर है, तो बहुत दूर-दूर की चीज़ों को आप देख रहे हैं, जिनकी हमें अभी तक डिस्टेंस भी पता नहीं है, उसको भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फारदेस्ट पॉइंट हमारे पास अभी तक है नहीं, ठीक है? बहुत दूर तक जो वो हम लोग देख सकते हैं।
तो इन दोनों पॉइंट्स को जो आप याद रखिए। नॉर्मल विजन जो वो हमारा कितना है, अगर पूछे तो 25 सेंटीमीटर से लेकर के इन्फिनिटी तक, नॉर्मल जो भी रेंज है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक जो वो आपको ये याद रखना है। और नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो तो मैंने आपको बता दिया। आपको जो वो ये याद रखना है 120, हाँ 80, ठीक है, 120 और 80 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who advised Mahatma Gandhi to take a tour of the whole country before becoming active in national politics? तो किसने जो वो महात्मा गांधी को बोला था कि नेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें जो वो एक्टिव होने से पहले आपको जो वो 2 साल तक जो वो, मतलब कि 2 साल तक जो वो उन्होंने टूर किया था, मतलब कि पहले तो घूमो, उस कंट्री को पहले जानो कि क्या हो रहा है वहां पे। तो वैसा ही किया था। आपको पता होना चाहिए कि 9 जनवरी को जो वो हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही जो वो महात्मा गांधी वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। तो ये थे इनके जो राजनीतिक गुरु थे, जिनको ये राजनीतिक गुरु मानते हैं, इन्होंने ही कहा था कि आप जो वो पहले तो इंडिया में घूमो, टूर करो, फिर जो वो आप कोई मूवमेंट जो वो चला सकते हो। तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो अगर मैं गोपाल कृष्ण गोखले की बात करूं तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1866 में, ठीक है, 9 मई जो आप याद सकते हैं, 9 मई 1866। और महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। तो इसका मतलब है कि महात्मा गांधी जो वो थोड़े से छोटे हैं इनसे, 3-4 ईयर जो वो छोटे हैं। और ये गोपाल कृष्ण गोखले जो वो एक बहुत ही महान समाज सुधारक थे। इनका जो बहुत ही योगदान रहा हमारे, चाहे वो भारतीय राष्ट्रवाद में हो, चाहे वो ब्रिटिश साम्राज्य की आलोचना करने में हो, चाहे उदारवाद में हो, या सिविल लिबर्टी में जो वो इनका बहुत योगदान रहा है। इन्होंने जो वो लॉ लॉ पास किया, और महात्मा गांधी जो वो इनसे बहुत ही प्रभावित हुए, तभी तो इनको जो वो राजनीतिक गुरु बनाया महात्मा गांधी ने, ठीक है। और कांग्रेस के जो वो सेक्रेटरी भी रहे, कई बार जो इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की, ठीक है। तो पूरा देश घूमना है पहले, तो ऐसा बोला इन्होंने महात्मा गांधी को, ठीक है। तो महात्मा गांधी इनसे बहुत ही प्रभावित थे। वैसे तो महात्मा गांधी ने तिलक को भी अपना गुरु माना, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित थे जो वो गोपाल कृष्ण गोखले थे से थे। तो राजनीतिक गुरु जो वो उन्होंने महात्मा गांधी को ही माना, ठीक है। तो सॉरी, महात्मा गांधी को नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले को माना। किसने? महात्मा गांधी ने। अगर हम एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट को आपने सुना होगा कि कांग्रेस की पहली महिला जो वो अध्यक्ष थी, ठीक है, कि ब्रिटिश थी, ठीक है। 1917 की बात है, जब कोलकाता का जो अधिवेशन हुआ था, तो वहां पे जो वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। मूल रूप से अगर बात करें तो ये जो वो आयरलैंड की थी। और इनका भी जो बहुत ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, बहुत अहम भूमिका है इनकी भी। अगर हम गोपाल कृष्ण गोखले की हमने बात कर ली है, बिपिन चंद्र पाल की और बाल गंगाधर तिलक की बात करें, देखिए लाल बाल पाल का आपने नाम सुना होगा। लाल, बाल और पाल, ठीक है, लाल बाल पाल, इन तीनों का जो नाम आपको याद रखना है। लाल से बना लाला लाजपत राय, और बाल से बना बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बना बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल है, बाल गंगाधर तिलक है। इनकी हम थोड़ी सी बात करें तो बिपिन चंद्र पाल जो थे, इनका जो जन्म हुआ था 1858 में होता, 1858। इनकी जो सिर्फ ईयर आपको याद रखनी है, ठीक है। वैसे तो इनके बारे में और भी है बहुत कुछ, लेकिन थोड़ा सा मैं बताऊं इनके बारे में। बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म हुआ था 1856 में हुआ था। और अगर हम गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो इनका मैंने आपको बता दिया 1869, सॉरी 1866, 1866। और महात्मा गांधी का जो वो 1869, 1869, 2 अक्टूबर, आपको याद होगा। और एनी बेसेंट का मैंने आपको बता दिया कि 1840, अच्छा मैंने आपको नहीं बताया, तो 1847 जो आप याद रखिए इसके बारे में, 1847। इसका मतलब ये हुआ कि 1847 सबसे छोटा, सबसे बड़ी हुई, एनी बेसेंट जो वो सबसे बड़ी थी। फिर उसके बाद जो वो आपको अगर ऐसे ऑर्डर में याद रखना है तो उसके बाद जो वो आएगा 56, मतलब कि इन सभी में जो वो बाल गंगाधर तिलक सबसे बड़े थे। फिर उसके बाद आएगा 58, मतलब कि बिपिन चंद्र पाल। फिर उसके बाद आएगा गोपाल कृष्ण गोखले 1866। फिर आए महात्मा गांधी 1869। तो इन तीनों ने, लाल बाल पाल ने जो वो इकट्ठे जो वो एक आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन जिसे बोलते हैं, तो वही भी चलाया। और लाला लाजपत राय जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इनको जो वो पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। तो इसको भी आप याद रखते हैं। इनका भी बहुत ही, मतलब ये सभी जो वो एक हमारे इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट के जो वो मतलब एक प्रकार से फ्रीडम फाइटर जो वो ये थे, ठीक है। इनका भी बहुत योगदान रहा हमारी स्वतंत्रता संग्राम में। तो ओके, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।